नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो 10 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। इस पर आधारित हमने कल ही एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। ये दूसरा वीडियो है। आशा करते हैं कि आपने पहले वीडियो जो है ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से बीएसएससी के अंदर हमने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराया था और आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा देखने को मिला, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको एसएससी जीडी के अंदर भी उसी प्रकार की फ़ायदा देखने को मिले। तो रोज़ाना फॉलो कीजिए और अच्छे से इसकी जो है पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, किसी कारणवश जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो उस समय जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सबसे पहले तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट आपका जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड है। इसी के थ्रू जो है प्रेसिडेंट दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है। और इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? जनरली वे में लोकसभा के अध्यक्ष ज्वाइंट सीटिंग के अध्यक्ष करते हैं, बुलाते प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। लेकिन ये दोनों जब अनुपस्थित हो तो उस समय राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है ज्वाइंट सीटिंग का अध्यक्षता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है तो हरिवंश नारायण जो है ये वर्तमान समय में राज्यसभा का उपाध्यक्ष है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यवादी कौन है? अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत के महान्यवादी कौन है? तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत की महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आर्टिकल अगर पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा महान्यवादी से रिलेट है तो आर्टिकल 76 जो है ये महान्यवादी से जो है रिलेटेड है। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा फैक्ट। अब वर्तमान में जो भारत के महान्यवादी हैं ये है आपका आर वेंकट रमनी जो है ये वर्तमान समय में 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने जो है चार्ज लिया है। और ये किसका स्थान लिया है? तो ये आपका जो है के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इससे पहले के वेणुगोपाल थे भारत के जो है महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में अक्टूबर 2022 से आर वेंकट रमनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये देश के अगर आपसे पूछे कि कैमा जो है महान्यवादी है तो ये 16वें नंबर के हैं। के वेणुगोपाल साहब 15वें नंबर के थे, मुकुल रोहतगी जो है 14वें नंबर के थे और एमसी सेतलवार जो है ये फर्स्ट महान्यवादी थे इंडिया का। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ महान्यवादी की रिटायरमेंट का एज पूछा जाता है, कार्यकाल पूछा जाता है। तो कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 से 65 वर्ष तक के पहले जो है इसकी 6 वर्ष की कार्यकाल होती है, लेकिन अगर इससे पहले वो 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होता है केंद्र स्तर पे। और यहीं पर अगर आपसे राज्य स्तर पे पूछा जाए तो अधिवक्ता जो होता है यानी एडवोकेट जनरल जो होता है ये आपका राज्य स्तर पे सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है? देखिए, कान में मात्र 3 ही हड्डी पाई जाती है। तो इसमें से जो है मैलियस, इनकस और स्टेपिस ये तीनों कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। उरु जो है ये मानव शरीर के जांघ में जो जांघ की हड्डी होती है उसे ही उरु कहा जाता है और इसे ही अंग्रेजी में जो है फीमर कहा जाता है। और फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होता है मानव शरीर के अंदर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वहीं पे सबसे स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्टेपिस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेपिस ये वाला पोर्शन स्टेपिस का है, यहाँ पे आप स्टेपिस लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये मानव शरीर के कान में पाया जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो यहाँ पर आपने सबसे स्मॉलेस्ट बोन देखा स्टोपिस, सबसे लॉन्गेस्ट बोन देखा उरु जिसे अंग्रेजी में फीमर कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। इसके अलावा कान में कौन कौन सी हड्डी होती है? तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो कान में नहीं पाई जाती यही आपसे पूछा गया है। तो उरु तो जांघ में पाया जाता है जिसे फीमर कहते हैं, बाद बाकी मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो है ये आपका कान में पाए जाने वाली हड्डियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समिट ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। देखिए रियो अर्थ समिट, इसका ईस्वी भी आपसे पूछा जाता है, तो ये 1992 में हुआ था। इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका 1997 में हुआ था। इसके बाद जो कोपनहेगन सम्मेलन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका ईस्वी भी आपको जरूर याद होना चाहिए। 2009 में हुआ था। और डरबन सम्मेलन जो है लास्ट, ये 2011 में हुआ था। तो ये तो हो गई ईस्वी की बात। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मेलन जो है ग्रीन हाउस गैस से के जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने से संबंधित है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये आपका ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है। तो इसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो सम्मेलन हुआ ये है आपका रियो अर्थ समिट, जो 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अन्य जो 3 सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपनहेगन सम्मेलन और डरबन सम्मेलन, ये आपका कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित जो है बैठक थी। कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी लाने से संबंधित बैठक थी। और रियो जो है ये जो ग्रीन हाउस के जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने से संबंधित बैठक थी। तो सभी बात आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे जो है ओजोन दिवस भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। ओजोन का एक बार सूत्र भी पूछा गया था MTS के अंदर, तो O ऐसे O3 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, तासी याकुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो भी पूर्वोत्तर भारत के नृत्य है यही आपका SSC ज़्यादा चांस होती है कि यहाँ से पूछा जाएगा, या फिर जो कैरेक्टर होते हैं पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है इसका फेमस एरिया रहा है SSC का। तो यहाँ पे तासी यांगकू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। सिक्किम में जो भोटिया जाति होती है, जैसे मैंने कल ही बताया था कि भोटिया होता है आपका उत्तराखंड के अंदर, है ना, घुमक्री जनजाति है। और भूटिया जो है ये बैचुंग भूटिया का आपने नाम जरूर सुना होगा, ये सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, तो तासी यांगकू नृत्य जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। अन्य राज्य से संबंधित नृत्य भी थोड़ी थोड़ी ध्यान रख लीजिए ऑप्शन के अनुसार। मणिपुर से मणिपुरी नृत्य होती है, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य फेमस है। और त्रिपुरा में जो एक त्यौहार है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लाई हरोबा त्यौहार का नाम आपने सुना होगा, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और असम में एक शास्त्रीय नृत्य अभी अभी CGL में भी पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य, ये नहीं पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है, सत्रिया नृत्य वैसे असम का है। इसके जो है संस्थापक पूछा गया था कि सबसे पहले शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे लेटेस्ट वाली है आपका सत्रिया नृत्य जो असम से संबंधित है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, अन्य थे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ओरंग नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए ओरंग नेशनल पार्क का पहला नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन इसका नाम अब चेंजेस कर दिया गया है, राजीव गांधी शब्द को हटा दिया गया। अब ये सीधा सीधा ओरंग नेशनल पार्क है और ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में, माफ कीजिएगा, ये स्थित है आपका असम के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। असम में अन्य भी जो है नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे काजीरंगा है, मानस है, ये सब असम के नेशनल पार्क है। नमेरी भी है और डिब्रू सखोवा है, ये सब जो है आपका असम का नेशनल पार्क है। डिब्रू सखोवा ये इस प्रकार से जो नेशनल पार्क है ये सभी आपके असम के नेशनल पार्क हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी घटना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये भी आपसे पूछा जाता है 1893 में, और लौटे कब थे ये भी आपसे पूछा जाता है 1915 में। तो आप इसमें से भी बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी घटना जो है इससे संबंधित होगी या नहीं होंगे। तो ये तो हो गया दक्षिण अफ्रीका जाने और आने की बात। ठीक है, फिनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने किया था 1904 ईस्वी में, और ये साउथ अफ्रीका की बात है क्योंकि 1915 में तो लौटे ही थे। तो जो भी बात होगा, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, जो है बैरिस्ट्री करते थे वहां पे, तो 1904
1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना होती है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ये तो गांधी से संबंधित घटना हो गई। नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपका 1894 ईस्वी में किया था, और ये भी आपका साउथ अफ्रीका की घटना है, महात्मा गांधी से संबंधित घटना है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। चंपारण सत्याग्रह जो भारत में गांधी जी का प्रथम सक्रिय आंदोलन रहा, और ये 1917 ईस्वी में होती है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे ये बिहार के चंपारण में नील की जो तिनकठिया पद्धति थी खेती करने के, उसके विरोध में किया गया ये आंदोलन था, और ये गांधी जी के प्रथम जो है आंदोलन भी है भारत के अंदर, तो ये भी इनसे संबंधित है। लेकिन स्वराज पार्टी ये जो है ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी किससे संबंधित है? तो स्वराज पार्टी जो है ये इसके संस्थापकों में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था। आपसे अगर अलग से पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में, और माफ कीजिएगा 1923 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? देखिए, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। आपने एक फेमस आंदोलन चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, जो पेड़ों के संरक्षण से ही संबंधित थे, तो ये भी सुंदरलाल बहुगुणा से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सुंदरलाल बहुगुणा तो पुरुष में हो गए इस प्रकार के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता। अगर महिला में आपसे पूछा जाए तो गौरा देवी जो है इस प्रकार के अग्रणी महिला रही चिपको आंदोलन से संबंधित। तो दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। मेधा पाटेकर के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये भी पर्यावरण एक्टिविस्ट है। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी होता है, अवार्ड भी होता है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव के संरक्षण हेतु दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये राजस्थान के सरकार भी देती है और केंद्र सरकार भी देती है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अमृता देवी जो है ये राजस्थान में चिपको आंदोलन के जैसा ही आंदोलन से संबंधित जो है महिला है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? ये करंट सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एकलौता आदमी को इस बार जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। पिछले साल 12 आदमी को दिया गया था, इस बार जो है एकलौता आदमी को दिया गया है। ये है आपका शरद कमल। शरद कमल किस खेल से संबंधित है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब इतने बड़े पुरस्कार के विनर हैं तो इनके खेल जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, और ये जो अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, यहाँ पे इन्होंने 4 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 3 गोल्ड प्राप्त किए और 1 रजत प्राप्त किए हैं। तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण इस बार का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 है ये शरद कमल को दिया गया है, और ये इकलौता आदमी है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 और 1992 यानी 91 में घोषणा, 92 में पहला पुरस्कार दिया गया आपका शतरंज के जो चीफ हैं इंडिया में विश्वनाथ आनंद, उन्हें दिया गया था। और इनका पहला नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। आप समझ रहे हैं, इस नाम को जो है बदला गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, और बाद में इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर हैं, और मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही 29 अगस्त को प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी इंडिया में मनाया जाता है। तो इनका नाम जो है मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। तो इस बार के विजेता है शरद कमल। अन्य ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, आर प्रज्ञानंदा, ये आपका शतरंज खेल के जो है महारत खिलाड़ी हैं, और ये काफी कम उम्र के हैं, और जो है विश्व प्रख्यात जो कार्लस मैग्नस हैं उसको हराए थे इन्होंने, तो इसके लिए काफी फेमस हुए। इसी कारण इसे जो है इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा साक्षी कुमारी, ये कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार जीती है इस साल वाली। और जो लक्ष्य सेन है ये आपका बैडमिंटन का उभरता हुआ सितारा है इंडिया के लिए, और ये भी जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस साल अर्जुन पुरस्कार कितने को दिया गया, तो 25 जो है खिलाड़ियों को दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र आदमी शरद कमल को दिया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है ये आपका RDR में बनाया गया था।
अड्यार में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1882 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, क्योंकि ये भी कई बार आपकी एग्जाम में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो संस्थापक में जो श्रेय दिया जाता है ये एच.पी. ब्लात्स्की, मैडम एच.पी. ब्लात्स्की, इस प्रकार का नाम है इनका। और ओलकाट, ठीक है, एम.एस. ओलकाट भी जो है इस प्रकार का, ये दोनों को संयुक्त रूप से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में गिना जाता है। और ये कब किए थे, तो ये 1875 ईस्वी में किए थे यूएसए के अंदर, ठीक है। बाद में इसकी ब्रांच जो है भारत में लाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है अड्यार में अपना मुख्यालय 1882 में बनाया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। देखिए 51 जो है, आर्टिकल 51 जो है ये संबंधित है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जिससे जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करना है, 51 का क जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित आर्टिकल है ये है आपका 51 का क। 51 में एक और पार्ट बना दिया गया, ए जोड़ दिया गया या फिर क कहिए, है ना। तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है जो आपका जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, बिकॉज ये विवादास्पद संविधान संशोधन रहा है, तो ये काफी बार आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 51 आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 के ए में है। इसके बाद समान नागरिक संहिता की बात करें तो आर्टिकल 44 है। इसके अलावा समान न्यायिक एवं विधिक निःशुल्क सहायता की बात करें तो 39 का ए है, और ये अभी बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ये आर्टिकल मैंने पहले भी आपको बता रखा है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा का खोज किया था। क्या किसका, हड़प्पा का खोज किया था। राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदारो के खोजकर्ता में गिने जाते हैं। इसके अलावा मैक्स मूलर के बारे में क्या फैक्ट है कि मैक्स मूलर जो है आर्यों को सबसे पहले आर्य कहा था, तो ये बात भी ध्यान आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के अंदर, ठीक है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखा गया है ये है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो लिखा है ये आपका लिखा है कौन, ये आपका लिखा है बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल के द्वारा लिखा गया है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक पुस्तक का नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस और एक पुस्तक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एन ईरा एक एरिया है और एक ईरा है। एरिया मतलब होता है क्षेत्र और ईरा मतलब होता है मतलब सदी, इस समय, है ना। तो भाई ईरा वाला जो लिखा है ये लिखा है शशि थरूर। कौन लिखा है, शशि थरूर लिखा है। और जो एरिया वाला लिखा है एरिया ऑफ डार्कनेस ये लिखा है बी.एस. नायपाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग करके थोड़ा रुकें और इसको दोनों को समझें, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तकें हैं और दोनों में दोनों राइटर का आपको नाम दे देगा और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है बी.एस. नायपाल का है और एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर का है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाद बाकी मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी, सेम सलमान रुश्दी, द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकों में से है। अगला प्रश्न हमारा, वह भौतिक विज्ञानी कौन था जो न्यूट्रॉन की खोज तथा 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए न्यूट्रॉन की खोज करता जो है ये आपका जेम्स चैडविक है। कौन है, जेम्स चैडविक, जिन्हें 1932 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। एडम स्मिथ को जो है इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो मैक्स प्लांक है ये प्लांक कांस्टेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, तो ये इन्होंने ही दिया था। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। हाँ, एडम स्मिथ की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका आप जिक्र करना चाहूंगा, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है एडम स्मिथ है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, हम्पी का खंडहर जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, और ये यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की भी बात आ गई है तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, और वर्तमान में जो इनके चीफ है ये आंद्रे अजोलो हैं। करंट के लिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आंद्रे अजोलो जो है यूनेस्को के चीफ है वर्तमान में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनेस्को में सबसे अधिक साइट किस देश की है, तो इटली की सबसे अधिक जो है साइट यूनेस्को के अंदर शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कण किसमें नष्ट होते हैं? देखिए, लाल रक्त कण जो आरबीसी है इसका जीवन काल भी आपसे पूछा जाता है, तो 20 से लेकर 120 दिन तक इसका जो है जीवन काल माना गया है। तो इसकी जो है नष्ट किसमें होती है, यानी समाप्त किसमें होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सुटेबल है, यकृत और प्लीहा। वैसे सिंगल यकृत और प्लीहा में से हमें चुनना हो तो हम प्लीहा को चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ज्वाइंट ऑप्शन हो तो इन दोनों को चुनना है, क्योंकि कुछ मात्रा में यकृत में भी मरते हैं आरबीसी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? देखिए, कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें डॉग्स का जो है स्टडी किया जाता है। एंथोलॉजी के अंदर जो है फ्लावर यानी फूल का जो है स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, ये आप जानते ही हैं, बहुत पिक्चर वगैरह में इसका जिक्र रहता है। इसके अलावा ओफियोलॉजी जो है ये स्नेक वगैरह का जो है अध्ययन करते हैं, सांप वगैरह की अध्ययन करते हैं आपका जो है ओफियोलॉजी के अंतर्गत। एक इसी प्रकार से मिलता जुलता जो है ओंकोलॉजी आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि एक भयावह बीमारी से संबंधित अध्ययन है, तो ये कैंसर का अध्ययन है आपको ओंकोलॉजी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है? देखिए, सावित्रीबाई फुले जो है नाम से स्पष्ट है कि फुले समुदाय के लोग जो है महाराष्ट्र में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपने ज्योतिबाराव फुले का नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम आम भाषा में शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारद को हम क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं हम पारद को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका हंसाने वाली गैस को हम N2O कहते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो भी हम ऑप्शन में रखते हैं एक एक फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट उससे 5 गुना आपको दिया जाता है, काफी काम के हैं, तो एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो। अम्लराज जो है, अम्लराज इसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है, और ये एकमात्र अम्ल है जिसमें जो है आपका गोल्ड यानी औरम यानी सोना घुल जाती है। अम्लराज बनाने की आपसे प्रक्रिया भी पूछा जाता है कि भाई ये किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो ये HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और ये 1:3 1:3 में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से 3:1 हो जाएगा। HCl हमने पहले लिख दिया है, तो HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग जो है मिलाया जाएगा, और आपका एक्वारेजिया बनता है, जिसमें अम्लराज कहते हैं हिंदी में, और इसमें जो है सोना घुल जाती है। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिले। सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? ये आपका जो है CGL में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो सांची की खोज जो है ये 1818 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा किया गया था, तो एक अंग्रेज अफसर था, उसका नाम टेलर था, जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जनरल
टेलर के द्वारा किया गया था। बाद में जब इसकी स्टडी की गई तो ये पता चला कि इसके बनाने में जो है किसका श्रेय है, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। सांची एक गांव का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। जय हिंद।